Hello students, this is fourth video lecture of the chapter Reproduction in Flowering Plants, in which we will discuss about double fertilization in angiosperms. In last three lectures, we covered formation of pollen grain through microsporogenesis, then maturation of pollen grain through microgametogenesis, development of ovule through megasporogenesis, and reaching of pollen to pistil with help of pollination. Today, we will see how the pollen grain will fertilize the contents of embryo sac and form seed and endosperm. So let's start. Fertilization, as the name suggests, it is the fusion of male and female gamete. And sexual fertilization in plants was discovered for the first time by Camerarius in 1674. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमने अभी तक देखा कि जो स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां पे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन हुआ विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें दो सेल थे, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर एक स्मॉलर जनरेटिव सेल। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के थ्रू इस जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स बन गए, यानी अब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है। ये कहानी थी हमारे मेल पार्ट की। फीमेल की बात करें, हमने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस की हेल्प से ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल थे, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्गिड्स, 1 एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल पार्ट। उसके बाद विद हेल्प ऑफ पोलिनेशन हमने देखा कि जो ये पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, ये स्टिग्मा तक पहुंच चुका है। इसे कहते हैं हम पोलिनेशन। अब हम स्टडी करेंगे किस तरह से ये पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा और वहां पे एग को फर्टिलाइज करेगा। यही आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है। तो अभी हमने कहा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इन केस ऑफ प्लांट्स हम देखेंगे कि किस तरह से जैसे ही पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनती है। जो वेजिटेटिव सेल था पोलन ग्रेन का, वो ग्रो आउट हो जाता है और वहाँ से एक पोलन ट्यूब बनती है। उसी पोलन ट्यूब के थ्रू दोनों मेल गैमेट्स हमारी एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम साइफोनोगैमी। साइफोन मीन्स ट्यूब। सो जो मेल गैमेट्स हैं वो ट्रेवल करेंगी थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज पोलन ट्यूब, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी के थ्रू मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएंगी। और जो पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर ट्रेवल करती है, इसके लिए चाहिए इसे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो बना होता है कैल्शियम, बोरोन और इनओसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स से। यानी जो पोलन ट्यूब यहाँ ग्रो करती है वो एक केमिकल कंसंट्रेशन के थ्रू ग्रो करती है, जहाँ पे रोल होता है कैल्शियम, बोरोन और इनओसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स का। अब जो पोलन ट्यूब ट्रेवल करेगी स्टाइल के अंदर, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। या तो ये स्टाइल हॉलो होगी, यानी खाली, इसमें एक पैसेज बना होगा। उस केस में जो पोलन ट्यूब है जो बनेगी, वो इसकी लाइनिंग के साइड से चलती रहेगी और एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएगी। इन द हॉलो स्टाइल इट हैज़ ए कनाल लाइंड बाय लार्ज सेल, यानी एक कनाल होगा, पैसेज बना होगा पहले से ही, जिसमें लार्ज सेल बने रहेंगे साइड में। जो ट्यूब ट्रेवल करेगी वो अलोंग द लाइनिंग ऑफ कनाल, यानी इस लाइनिंग के थ्रू ही, ये इसके अलोंग ही ट्रेवल करती रहेगी। अब अगर जो हमारी स्टाइल है वो हॉलो ना हुई, सॉलिड हुई, तो उस केस में क्या होता है, जो स्टाइल के सेल हैं उनमें पेक्टिन की थिकनिंग्स होती हैं। लार्ज सेल होंगे इस तरह से, ये लार्ज सेल होंगे और इनकी थिकनिंग होगी ये वाली, यहाँ वाली, ये पेक्टिन से बनी रहती है। ठीक है। तो जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब में से पैक्टिनेजेस, ये एंजाइम निकलेगा और इस पेक्टिन को ये तोड़ता जाएगा। पैक्टिनेजेस यानी ऐसा एंजाइम जो
पैक्टिन को ब्रेक डाउन या डिकम्पोज कर देगा। तो जैसे ही पैक्टिन खत्म होता जाएगा इसकी लाइनिंग से, वॉल से, तो हमारे पास खुद ही एक कनाल बनती जाएगी जिसके थ्रू हमारी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमारी पोलन ट्यूब ट्रेवल करती है स्टाइल के अंदर अप टू द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एक टिश्यू जिसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर, ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचने में। ऑब्ट्यूरेटर आर द टिश्यू विच डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवरी। अब हमने देखा अभी तक कि हमारी पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और एम्ब्रियो सैक ओवरी तक पहुंच जाएगी। अब ओवरीज के अंदर ये ओव्यूल में किस तरह से एंटर करेगी? तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, एदर पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, हमने इस तरह से एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, जहाँ पे ये फनिकल था, यहाँ हाइलम, बाहर इसके इंटुगमेंट्स थे, देन न्यूसेलस और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक था। इसे माइक्रोपाइल एंड कहते हैं और इसे चैलेजल एंड कहते हैं। अगर हमारी पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाएगी तो इसको कहेंगे पोरोगैमी, मीन्स एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, it is known as porogamy. Example in case of lily, and this type of entry is most common in angiosperms. अगर फिर से बनाते हैं एक बार ओव्यूल अच्छे से थोड़ा, अगर हमने देखा पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल से, उसे कहेंगे हम पोरोगैमी। अगर पोलन ट्यूब एंटर करेगी चैलेजल एंड से, ये साइड को है चैलेजल एंड, तो उसे बोलेंगे चैलेजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू इंटुगमेंट्स और थ्रू फनिकल, तो इसे कहते हैं हम मीजोगैमी। तो 3 तरह से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है और एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकती है। या तो पोरोगैमी होगा, या चैलेजोगैमी, या मीजोगैमी। इन केस ऑफ पोरोगैमी द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल. In case of chalezogamy, the pollen tube enters through chalaza, example Casuarina juglans. And in case of mesogamy, the pollen tube enters through integuments or funicle, example cucurbita. So अभी तक हमने देखा कि जो पोलिनेशन के थ्रू हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया था, वहां से पोलन ट्यूब के थ्रू वो अब ओव्यूल में एंटर हो चुका है, यानी एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुका है। हमने देखा वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा या तो पोरोगैमी से, चैलेजोगैमी से या मीजोगैमी से। अब देखेंगे हम कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर के कंटेंट है या वहाँ पे एग है जो पोलर न्यूक्लियाई है, उसको किस तरह से हमारी मेल गैमेट्स जो पोलन ट्यूब से रिलीज होंगी फर्टिलाइज करती हैं। तो अगर मान ली फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुकी है। हम सभी जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन था उसमें 2 मेल गैमेट्स थी, 2 मेल गैमेट्स थी। इसको यहाँ देखिए, ये पोलन ट्यूब है, इसमें 2 मेल गैमेट्स हैं। इन मेल गैमेट्स को ये पोलन ट्यूब थ्रू ए सिनर्गिड एम्ब्रियो सैक में एंटर करवा देंगी। याद रखें, पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में थ्रू ए सिनर्गिड सेल एंटर करती है। सिनर्गिड सेल हेल्प करते हैं इस शॉक को एब्जॉर्ब करने में। तो अब 2 मेल गैमेट्स हमारी एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुकी हैं। जो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, यहां पे देखेंगे 2 मेल गैमेट्स हमारी एम्ब्रियो सैक तक पहुंच चुकी हैं। ये सिनर्गिड सेल है, एक सिनर्गिड सेल के थ्रू हमारी पोलन ट्यूब एंटर हो चुकी है। ये एग सेल है जो फीमेल गैमेट्स को कहते हैं हम। ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जो बना है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, एंड दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स। दिस इज ए एम्ब्रियो सैक। अब इनमें से जो एक
मेल गैमीट होगी, यहाँ देखिए रेड कलर में, एक मेल गैमीट ने इस एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिनगैमी। क्या कहते हैं इसको? सिनगैमी। मीन्स सिन मीन्स फ्यूजन, गैमी यानी गैमीट्स। तो यहाँ दो गैमीट्स यानी मेल और फीमेल फ्यूज हो चुकी हैं, इनसे जाइगोट बनेगा। जो सेकंड मेल गैमीट थी ये रेड वाली, ये फ्यूज करेगी दो पोलर न्यूक्लियाई से। इस केस में जो बनेगा उसे बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। क्या बनेगा यहाँ पे? एंडोस्पर्म। और इस फ्यूजन को जहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एक और फिर से रिवाइज करते हैं। एक मेल गैमीट ने एग को फ्यूज किया, वन मेल गैमीट प्लस एग, इसे कहते हैं हम सिनगैमी। और यहां पे बनता है जाइगोट, यानी जो फ्यूचर प्लांट होगा। जो सेकंड मेल गैमीट थी, सेकंड मेल गैमीट ये फ्यूज करेगी हमारे टू पोलर न्यूक्लियाई से, और इस केस में हमारे पास बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, जिसे कहते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। और इस फर्टिलाइज फ्यूजन को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। तो देखेंगे आप एंजियोस्पर्म में दो फ्यूजन हो रही हैं, एक तो दो गैमीट्स का और एक दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट का, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो इन दो फ्यूजन को मिलके बनता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से ब्रीफ में देखिए, वन मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट, इट इज नोन एज सिनगैमी, and one male gamete fused with two polar nuclei, it is known as triple fusion, and these two fusions are known as double fertilization in angiosperms। इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। जो ये डबल फर्टिलाइजेशन था, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था नवाशिन ने इन 1898 इन केस ऑफ फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। तो हमने देखा पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमीट्स को रिलीज किया इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो एग को यानी फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देगा, इसे कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। इस केस में प्रोडक्ट बनेगा जाइगोट, जो डाइप्लॉइड होगा। कैसा होगा वो? डाइप्लॉइड, बिकॉज एन ए सिंगल मेल गैमीट एंड सेकेंड मेल गैमीट, यहाँ से बनेगा 2n। और यही जाइगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बना देगा। जो सेकेंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगी दो पोलर न्यूक्लियाई से, दो पोलर न्यूक्लियाई से। इस फ्यूजन को बोलेंगे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये होगा ट्राइप्लॉइड। अब ट्राइप्लॉइड कैसे होगा? दो पोलर न्यूक्लियाई N+N ये फ्यूज करते हैं मेल गैमीट से, तो यहाँ 3N फ्यूज करेंगे, यहाँ बनेगा ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। इससे ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो हमारी सस्टेन रहती है सीड के अंदर, क्योंकि अब ओव्यूल से सीड बन जाएगा। तो यहां अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। एक बार फिर से देखेंगे हम। पोलन ट्यूब जिसे कहते हैं हम साइफोनोगैमी, उसके थ्रू दो मेल गैमिट्स ट्रेवल करती हैं एम्ब्रियो सैक तक। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री या तो होगी माइक्रोपाइल से, जिसे कहते हैं हम पोरोगैमी, या तो चैलेजा से, जिसे कहते हैं हम चैलेजोगैमी, या थ्रू इंट्यूगमेंट जिसे कहते हैं हम मीजोगैमी। जैसे ही पोलन ट्यूब हमारी एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, अपने दो मेल गैमिट्स को वहां रिलीज कर देगी। उनमें से एक मेल गैमिट एग को फ्यूज करेगा, जिसे कहते हैं हम सिनगैमी, और वहां जाइगोट बन जाएगा। सेकंड मेल गैमिट फ्यूज करेगी दो पोलर न्यूक्लियाई को, जिसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और यहाँ पे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इन दो फर्टिलाइजेशन को, जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और सिनगैमी, इसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म के केस में ही होता है। इसकी डिस्कवरी की थी नवाशिन ने 1898 में फ्रिटिलेरिया और लिलियम के केस में। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं एंजियोस्पर्म में या उस फ्लावर में? हमने देखा कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, फ्लावर में, जहाँ एक मेल पार्ट था, एक फीमेल पार्ट था। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फ्लावर का काम खत्म हो गया, तो फ्लावर बिगिन टू फेड, ये फ्लावर खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हम सब जानते हैं इथाइलिन क्या है, दीज आर हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, जो सेनेसेंस में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन और इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल विदर अवे, जो ये पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी कैलिक्स यानी सेपल्स बची रहती हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगी। सीड बन जाएगा ओव्यूल से, फ्रूट बन जाएगा ओवरी से, एंडोस्पर्म बन जाएगा ट्रिपल फ्यूजन से, और जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो ये आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब जो एंडोस्पर्म बना, हमने कहा जो जाइगोट बनेगा आफ्टर सिनगैमी, ये बाद में एम्ब्रियो बन जाता है डेवलपमेंट के बाद। और इस एम्ब्रियो को फूड कहाँ से मिलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो हम देखेंगे जो एंडोस्पर्म बना वो कितने टाइप का होता है और कैसे बनता है। एंडोस्पर्म, इट इज ए फूड लेडन टिश्यू मेंट फॉर नरिशिंग एम्ब्रियो इन सीड प्लांट्स। ये फूड लेडन टिश्यू है, इसमें फूड भरा रहता है जो एम्ब्रियो के नरिशमेंट में काम आता है। इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें, मान लिया हमारे पास यहाँ पे ये जाइगोट बन चुका है, इसके अंदर उसे छोड़ देंगे हम, ये बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN का फर्स्ट न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होगा, जो प्राइमरी ये न्यूक्लियस बना है PEN, ये लगातार डिवाइड करता रहेगा और बहुत सारे हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी उस टिश्यू के अंदर, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जिससे सारे के सारे न्यूक्लियाई जो बने थे वो पेरिफ्री की ओर पुश हो जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे वो, पेरिफ्री की तरफ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म जब थिक हो जाएगा, ये वाला साइटोप्लाज्म जब थिक हो जाएगा, तो इस थिकनेस के वेट से, प्रेशर के वेट से ये वैक्यूल धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वैक्यूल ख़त्म हो जाएगा और जो न्यूक्लियाई थे अपने अराउंड वॉल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो अब ये कैसा बन जाएगा, सेल्यूलर बन जाएगा। इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रेपिटेडली, जिसमें कोई वॉल नहीं बनेगी, यानी ये न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करेगा लेकिन कोई सेल वॉल नहीं बनेगी, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद सेंट्रल वैक्यूल आ जाएगा, सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेंट्रल वैक्यूल पुशिश न्यूक्लियाई कंटेनिंग साइटोप्लाज्म टू पेरिफ्री, जो सारे न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफ्री की ओर पुश हो जाएंगे। वैक्यूल खत्म हो जाएगा कब, जैसे ही साइटोप्लाज्म हमारा थिक हो जाएगा, और जो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म था उसमें सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे हर न्यूक्लियस के आसपास। तो यहाँ से अब ये सेलुलर एंडोस्पर्म हमारा आ जाएगा। इस तरह की डेवलपमेंट को कहते हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है सेकंड, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के केस में क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा 2 में, वहाँ सेल वॉल बन जाएगी, फिर से ये 2 में डिवाइड करेगा, फिर सेल वॉल बन जाएगी। यानी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। इस केस को कहते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म के केस में क्या होगा, एक पोर्शन में तो सेलुलर यानी न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ चलती रहेगी, लेकिन एक कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, जहाँ पहले वैक्यूल आएगा, न्यूक्लियस पेरिफ्री में जाएंगे, उसका वैक्यूल खत्म होगा और बाद में सेल वॉल
बनेगी। इसे कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है मेज, वीट, राइस, सनफ्लावर, कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है, इनकम्प्लीट वॉल फॉर्मेशन होती है, तो जो उसका लिक्विड होता है वो भी क्या है, एंडोस्पर्म ही होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में, वॉल आधी ही बन पाती है। सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है बाल्सम, दतूरा, पिटूनिया। एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है एस्फोडेलस। अब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन तो हो गई, अब एंडोस्पर्म का फेट क्या होगा, यानी या तो उस एंडोस्पर्म को, देखा यहाँ पे अगर एम्ब्रियो बना हुआ है तो या तो इसके अराउंड जो एंडोस्पर्म है इसको ये एम्ब्रियो यूज कर लेगा, तो इस केस में हमारा एंडोस्पर्म सारा का सारा सीड में से खत्म हो जाएगा, और उस सीड को बोलते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड। यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया, तो सीड कैसा हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाता तो एंडोस्पर्म हमारा बचा रहेगा, उस केस में सीड को कहेंगे हम एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पहले बता दें कि सीड कहां से बना, जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज हो जाता है तो उस केस में ओव्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड में, और जो ओवरी थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट के अंदर। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल होंगे, ओव्यूल बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, ये सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और जो ओवरी है इसका बन जाता है फ्रूट। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, पेटल, ये सारे विदर आउट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हमारे पास सीड बचता है जो या तो एल्बुमिनस होगा या नॉन एल्बुमिनस होगा। एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो तक बचा रहता है, यानी वो एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं करता। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी तक नहीं बचा रहता, यानी वो सारा सारा कंज्यूम हो जाता है इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मिक सीड के केस में कोटिलेडॉन स्मॉल होते हैं। कोटिलेडॉन स्मॉल होते हैं क्योंकि फूड कहाँ प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, तो कोटिलेडॉन को फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक कोटिलेडॉन क्या होता है, हम जब सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर मान लिया ये एक डाइकॉट सीड है, इसमें एक पोर्शन होता है प्लीम्यूल जहां से शूट निकलती है बाद में, एक पोर्शन होता है रेडिकल जहां से रूट निकलती है, और इसके अलावा दो एम्ब्रॉयनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोटिलेडॉन का मतलब क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट रहते हैं, कहते हैं कोटिलेडॉन, जिनमें फूड स्टोर होता है। अब जब एंडोस्पर्म है हमारे पास फूड स्टोर करने के लिए, तो इन कोटिलेडॉन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनका साइज होता है स्मॉल, किस केस में, एंडोस्पर्मिक सीड के केस में। लेकिन अगर हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं है तो उस केस में कोटिलेडॉन क्या होंगे, लार्ज होंगे, जो फूड भी स्टोर करेंगे। तो कोटिलेडॉन आर थिक एंड fleshy. Example of endospermic seed are most of the monocots, that is wheat, maize, barley, castor, and in case of non-endospermic example are pea, dicot में bean, sunflower, etc. इन एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके NET में भी, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो अभी तक हमने देखा, एक बार ब्रीफ इसका देख लें, कि जैसे ही पॉलिनेशन के बाद हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच चुका है, तो वो साइफोनोगैमी के थ्रू पोलन ट्यूब बनाएगा जो हमारे ओव्यूल तक जाएगी, ओवरी के अंदर। अब वो पोलन ट्यूब या तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी, जिसे कहते हैं पोरोगैमी, या एंटर करेगी चेलेजा के थ्रू, इसे कहते हैं चेलेजोगैमी, या एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में थ्रू इंटीगुमेंट्स, इसे कहते हैं मीजोगैमी। अब जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर चुकी है, ये अपने 2 मेल गैमेट्स रिलीज कर देगी।
एक मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज करेगा जिसे कहते हैं हम सिनगैमी, और इस केस में जाइगोट बनता है। और एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगी जिसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, और इस केस में बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये PEN की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, और ये होता है ट्राइप्लॉइड, याद रखें। जाइगोट डाइप्लॉइड होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्राइप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, यानी एम्ब्रियो सैक के ओव्यूल के अंदर जाइगोट बन चुका है। जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। अब या तो सारा एंडोस्पर्म हमारा कंज्यूम हो जाएगा, तो उस केस में जो ओव्यूल से सीड बना उसे बोलेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म नहीं हुआ टिल द मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो, तो उस केस में सीड को कहेंगे हम एंडोस्पर्मिक सीड। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, और वहाँ पे सीड या फ्रूट बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में, किस तरह से डाइकोट और मोनोकोट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।